Hello dear students, welcome to our next lecture of electricity. Dear students, हमने अपने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ओम्स लॉ को स्टडी करने वाले हैं। ओम्स लॉ इस चैप्टर का और इस टॉपिक का, इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक का सबसे बेसिक लॉ है और ये जो लॉ है इट वाज गिवन बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट नेम्ड जॉर्ज साइमन ओम। तो उन्होंने 1827 में इस लॉ को आइडेंटिफाई किया था और इस लॉ को प्रपोज किया था। एक्चुअली वो क्या कर रहे थे, वो किसी सर्किट में जिसमें मेटेलिक कंडक्टर्स थे, उस सर्किट में करंट एंड वोल्टेज विच इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और वोल्टेज के इन बिटवीन क्या रिलेशन एग्जिस्ट करती है, इस चीज़ को फाइंड करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने इस रिलेशन को एक मेटेलिक कंडक्टर के लिए फाइंड किया। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस ड्रॉ ए सर्किट, लेट अस टेक ए मेटेलिक कंडक्टर और इस मेटेलिक कंडक्टर के अक्रॉस हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है और बैटरी के साथ साथ हमने यहाँ पर एक की लगाई है और इसके साथ साथ क्योंकि हम करंट को मेज़र करना चाहते हैं सर्किट में, तो ये एम्पेयर मीटर है हमारे पास और एम्पेयर मीटर के साथ हमने इसके दूसरे एंड को, कंडक्टर के दूसरे एंड को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ओके, नाउ वी वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम इस कंडक्टर को दे रहे हैं वो बैटरी की वोल्टेज के बराबर रहेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो एम्पेयर मीटर है ये बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होती है इसकी, तो यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे वो इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को मिलेगा, जो एंड्स हैं हमारे पास ए बी। और जब भी हमने किसी भी कंडक्टर में या सर्किट के किसी भी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना होता है तो जो डिवाइस हम उसके लिए यूज़ करते हैं दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर हमने ए और बी के अक्रॉस पैरेलल में लगा दिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में, और जब हम रेजिस्टेंसेस की कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब भी सीरीज पैरेलल और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए हम ये समझेंगे कि ये एक सिंपल सर्किट है हमारे पास और इस सर्किट में हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज V, कि भाई अगर हम वोल्टेज को वेरी करते चले जाएं, अगर हम सेल की वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते चले जाएं तो उसके बढ़ाने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करते चले जाएं तो उसके डिक्रीज करने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर की को क्लोज करेंगे, इस की को क्लोज करने से सर्किट में करंट आएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और उस करंट को ये एम्पेयर मीटर मेजर करेगा। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए लेट अस गो टू ए प्रैक्टिकल सर्किट। चलिए, तो यहाँ से अभी हम इसको स्टडी करेंगे बच्चे। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल सर्किट आपके सामने शो हो रहा है और इस सर्किट में यहाँ पर ये वाला पार्ट एम्पेयर मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पे सेल है हमारे पास, ये एक रेजिस्टेंस है जो मैंने कंडक्टर लगाया था, उस कंडक्टर को हम रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, कंडक्टर की हमेशा रेजिस्टेंस होती है। एंड दीज आर कनेक्टिंग वायर्स। अब कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस हम प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ होती है, बट थ्योरेटिकली जब हम इस तरह के सर्किट्स को स्टडी करते हैं ना, तो ये जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, निग्लिजिबली स्मॉल, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। इन वायर्स की रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अभी मैं जो रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ बार बार यहाँ पर, वो क्या चीज़ है, अभी आपको थोड़ी देर में ये चीज़ समझ आने वाली है कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये समझेंगे कि यहाँ पर कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं और उन कनेक्टिंग वायर्स के साथ हमने एक बैटरी लगा रखी है, दिस इज़ बैटरी, और ये एक एम्पेयर मीटर है एंड दिस इज़ ए वोल्ट मीटर। अब एम्पेयर मीटर यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है, वोल्ट मीटर यहाँ पर पैरेलल में लगा हुआ है, क्योंकि वोल्ट मीटर के दोनों एंड्स उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के साथ ज्वाइंट हैं जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर हम इस सर्किट को जैसे हम ड्रॉ करते हैं उस फॉर्म में अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं तो लेट अस सी। देखिए, तो ये हमारे पास अभी सर्किट है जो आप अभी सिंबल्स की हेल्प से ड्रॉ करते हो, जो आप कॉपी पे ड्रॉ करते हो, लेकिन अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन में इसको देखना चाहते हैं तो वो इस तरह का नजर आएगा। एक सेल है, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कंडक्टर है और कंडक्टर के साथ यहाँ पर की है विच इज कॉल्ड स्विच। चलिए, अब हम इस स्विच को क्लोज करने वाले हैं। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो सर्किट में हमारे पास करंट आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम वोल्टेज को भी कंट्रोल करेंगे। अभी के लिए 0 वोल्ट मैंने दे रखा है यहाँ पर, और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, अभी तक 0 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर करंट भी 0 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने सेल की वोल्टेज को 0 कर रखा है। तो ओम ने क्या किया था, ओम ने इसी तरह का एक सर्किट लेके उसको स्टडी किया। कैसे, देखिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वोल्टेज की वैल्यूज़ लिखें और साथ साथ यहाँ पर जो करंट की वैल्यूज़ शो होंगी उनको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, ठीक है। तो लेट अस अप्लाई 2 वोल्ट्स। जब आपने 2 वोल्ट अप्लाई किया, व्हाट इज द करंट, 0.2 एम्पेयर। जस्ट राइट डाउन दीज टू वैल्यूज। ओके, नाउ वी विल अप्लाई 4 वोल्ट्स। हाँ जी, जब मैंने वोल्टेज को 4 वोल्ट अप्लाई किया, करंट इज 0.4 एम्पेयर। अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट को अप्लाई करने से करंट इज 0.6 एम्पेयर। जस्ट नोट डाउन द रीडिंग्स ऑन योर कॉपी। अभी जब हम 8 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, चलिए 9 वोल्ट भी कर सकते हैं, देन द करंट इज 0.9 एम्पेयर। 14 वोल्ट, देन द करंट इज 1.4 एम्पेयर। तो अभी आपने ये कुछ वैल्यूज लिखी हैं वोल्टेज और करंट की। अभी यू हैव टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन दीज वैल्यूज। तो वो रिलेशन कैसे फाइंड की जा सकती है, अभी आप हर एक वोल्टेज को हर एक करंट से डिवाइड करके देखिए, और यू कैन से कि भाई यहाँ पर जो करंट की वैल्यूज हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। देखिए, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, देखिए वोल्टेज के बढ़ाने से 25, 27, 2.7, यहाँ पे 30.5 वोल्ट और देयर करंट इज 3.05, और इस तरीके से वोल्टेज को लीनियरली इंक्रीज करने से सर्किट में जो करंट की वैल्यूज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। तो इसका मतलब है करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो दिस इज ओम्स लॉ कि भाई वोल्टेज और करंट किसी मेटेलिक कंडक्टर में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी हम इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं इस सर्किट में करंट किस तरह से चलता है। तो लेट अस सी करंट। हाँ जी, ये जो ब्लू कलर के आपको यहाँ पर पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को विजुलाइज कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जा रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहे हैं। बट जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी डायरेक्शन हम अपोजिट लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यू कैन सी दीज एरोज आर रिप्रेजेंटिंग द कन्वेंशनल करंट आई, विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल्स। चलिए इलेक्ट्रॉन्स पे वापस चलते हैं, लेट अस सी कि बैटरी की वोल्टेज को कम ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो कम हो रही है, मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिक्रीजिंग, मीन्स द करंट इज डिक्रीजिंग। And at high voltages the speed is very high, means the rate of flow of charge is increasing। तो इस तरह से वोल्टेज को बढ़ाने से करंट जो है वो बढ़ता है, और वोल्टेज को डिक्रीज करने से जो करंट है वो डिक्रीज होता है। तो ये हमारे पास सर्किट है, और इसी तरह का सर्किट ओम ने यूज किया था टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर ए मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए अभी हमने जो भी इस सिमुलेशन में सीखा है, अभी जो हमने इस एक्सपेरिमेंट से सीखा है उसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, विच इज द स्टेटमेंट फॉर ओम्स लॉ। तो लेट्स राइट ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ओम्स लॉ बोलता है द इलेक्ट्रिक करंट, इट स्टेट्स दैट the electric current through a given metallic wire is directly proportional to the potential difference across the two ends of wire, provided, it is very important, what is the condition, provided the temperature remains
कांस्टेंट, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि जब तक उस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक, only then the current through the wire is directly proportional to the potential difference, and this is Ohm's law. That is, I is directly proportional to V, and you can say V by I is constant. V by I is constant, something is directly proportional to another parameter, तो मीन्स उनकी जो रेशो है वो कांस्टेंट है। और जैसे कि अभी आपने करंट और वोल्टेज की वैल्यूज लिखी थी, जब हमारे पास वोल्टेज थी 2 वोल्ट तो करंट था उस टाइम पे 0.2 एम्पेयर। जब वोल्टेज हमारे पास थी 4 वोल्ट, करंट था 0.4 एम्पेयर। वोल्टेज हमने लगा दी 6 वोल्ट तो करंट हो गया 0.6 एम्पेयर एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास रीडिंग्स थी। तो इसके हिसाब से जब भी आप वोल्टेज और करंट को डिवाइड करेंगे यू गेट वन फैक्टर विच इज 10 विच इज कांस्टेंट। तो इट मीन्स द रेशो V by I इज कांस्टेंट और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होता है दैट इज डिनोटेड बाय R एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज R। तो यहां से हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ की फॉर्म V इज इक्वल टू IR। तो दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, अभी अगर हम वोल्टेज और करंट में ग्राफ प्लॉट करें, वोल्टेज और करंट में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर। ये हम कंडक्टर के लिए करते हैं हमेशा। ठीक है, VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर। हाँ जी, तो VI ग्राफ बच्चे कैसे प्लॉट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज ऑलवेज सम कंफ्यूजन, कुछ बुक्स में VI ग्राफ को गलत तरीके से प्लॉट किया गया है। देखिए, जब भी हम इस तरीके से नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं VI, तो इसमें जो V होता है दैट इज अलोंग Y एक्सिस। जो फर्स्ट वाला लेटर है वो Y के अलोंग लेते हैं और जो सेकंड वाला लेटर है उसको X एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो इट इज VI ग्राफ। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको बोला जाए IV ग्राफ, तो IV ग्राफ जो होता है वो ये होता है। IV ग्राफ में हमारे पास करंट इस तरफ आएगा Y की तरफ और जो वोल्टेज है वो इस तरफ आएगी। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने IV प्लॉट करना है या VI प्लॉट करना है, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि प्लॉट VI ग्राफ तो आपने इस तरह से प्लॉट करना है, और अगर IV पूछा गया है तो इस तरह से प्लॉट करना है। अभी जो रिलेशन है इनके बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन की रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये ग्राफ जो है दोनों ही केसेस में स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है जी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इस चीज़ को आप यहाँ से भी थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना पोजीशन टाइम ग्राफ, 9th क्लास में आपने पढ़ा है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आप क्या करते थे, इस तरफ x लेते थे पोजीशन और इस तरफ t लेते थे। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चे, उसमें एक्चुअली एक पैरामीटर हमारे पास डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जैसे यहाँ पर जो x था वो टाइम पे डिपेंड करता था, पोजीशन डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो जनरली क्या करते हैं हम, जनरली जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, जैसे यहाँ पे टाइम था, उसको x के अलॉन्ग लेते हैं। तो इस तरफ हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर लेते हैं और इस तरफ हम y की तरफ हम लेते हैं डिपेंडेंट पैरामीटर। जनरली ऐसे लिया जाता है। अब क्या मतलब है डिपेंडेंट पैरामीटर और इंडिपेंडेंट पैरामीटर का? देखिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो अपने आप वेरी हो रही है, दैट इज कॉल्ड, या जिसको आप वेरी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट पैरामीटर, क्योंकि वो अपनी मर्जी से वेरी हो सकती है या आप उसको वेरी कर रहे हैं। लेकिन जो पोजीशन है पार्टिकल की वो तो टाइम पे डिपेंड करती है कि इस टाइम कहाँ पे था पार्टिकल, इस टाइम कहाँ पे था। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट पैरामीटर है। जैसे इस केस में भी हमने यहाँ पर जो वेरी किया था, हमने वेरी किया था वोल्टेज को। तो वोल्टेज को जब हमने वेरी किया तो वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट पैरामीटर और हम करंट की रीडिंग्स नोट कर रहे थे। तो वोल्टेज अगर इंडिपेंडेंट पैरामीटर है तो उसको जनरली x के अलॉन्ग आना चाहिए और y के अलॉन्ग हमारे पास करंट आना चाहिए। लेकिन उस ग्राफ को ध्यान रखेंगे IV ग्राफ बोलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही प्लॉट करना है, इस तरह से VI ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है। NCERT में हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया गया है विच इज़ VI ग्राफ। चलिए, तो ये जो ग्राफ है VI ग्राफ, इस ग्राफ की स्लोप
हमें क्या देती है, दिस इज द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आएगा कि वी आई ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है। तो कैसे निकाली जाती है स्लोप, अगर आपको याद हो फ्रॉम द 9th क्लास यू हैव कैलकुलेटेड द स्लोप। तो हम ऐसे 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप यहाँ पर ऐसे हम फाइंड करते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं, एक V2 ले लेते हैं और एक यहाँ पे V1, और सिमिलरली नीचे की तरफ एक यहाँ पे I1 ले लेते हैं और यहाँ पे दूसरा जो वैल्यू है उसको I2 ले लेते हैं। अभी जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y एक्सिस, जो भी y एक्सिस के अलॉन्ग पैरामीटर है उसमें क्या चेंज हो रहा है, अपॉन जो पैरामीटर x एक्सिस के अलॉन्ग है, x एक्सिस के अलॉन्ग उसमें क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्लोप की डेफिनेशन है। स्लोप ऑफ ए ग्राफ इज बेसिकली चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो y के अलॉन्ग वोल्टेज चेंज हो रही है, वोल्टेज में जो चेंज है उसको हम v लिख सकते हैं, और करंट में जो चेंज है उसको I लिख सकते हैं। तो v बाई आई इज योर रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है जो वी आई ग्राफ है उसकी स्लोप हमें क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर हम आई वी ग्राफ की बात करें, यहाँ पर अगर आप 2 पॉइंट्स लेंगे और इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे, जैसे हमने वहाँ पे लिखी थी, दिस इज I2, दिस इज I1, दिस इज V1, दिस इज V2। जो स्लोप होती है बच्चे वो चेंज इन y बाय चेंज इन x ही होगा। यहाँ पर y के अलॉन्ग हमारे पास है I2 माइनस I1, और यहाँ पर x एक्सिस के अलॉन्ग है V2 minus V1. Now this change in current is equal to some other current and change in voltage is equal to some other voltage, है ना, जो डिफरेंस होगा। तो अगर हम इस ग्राफ से I बाय, अगर हम देखें कि इस इक्वेशन से I बाई V क्या निकलता है, I बाई V, तो I बाई V किसके बराबर आएगा, 1 बाय R के बराबर आएगा। मीन्स दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो इसको कैपिटल G से डिनोट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें हमने समझी हैं, वो ये हैं, नंबर 1, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज इक्वल टू R। नंबर 2, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू 1 बाय R। 1 बाय R को G से डिनोट करते हैं और इसका नाम है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ वायर। ओके, और ये जो R है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। और यहाँ पर तीसरी चीज जो हमें ध्यान में देने वाली है वो ये है कि R एंड G आर कॉन्स्टेंट्स फॉर किसके लिए, गिवन मेटेलिक वायर। मेटेलिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक वायर के लिए R एंड G आर कांस्टेंट अनलेस और अनटिल द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज सेम। टेम्परेचर वेरी ना करे, जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा तब तक R और G कांस्टेंट्स होंगे। तो ये हमें कुछ चीजें ओम्स लॉ से पता चली हैं। ओम्स लॉ में ध्यान देने वाली बातें यही हैं कि एक तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए डिफाइंड है और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज रेजिस्टेंस, और फिर हम इसके ऐसे यूनिट की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चे, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द ऑपोजिशन offered by a metallic wire या offered by some circuit element, you can say any circuit element, ठीक है, by wire लिख लेते हैं अभी के लिए, to the flow of charge, to the flow of charge, और you can say current। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो लिखना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को जो एक कंडक्टर ऑपोजिशन ऑफर करता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज एक्चुअली द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आती कहाँ से है ये अभी हम समझेंगे, बहुत सिंपली ब्रीफली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक
वायर है। इस सिलेंड्रिकल मेटेलिक वायर में हमारे पास इस तरह के पॉजिटिव आयन कोर्स होती हैं। देखिए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ कुछ एक्स्ट्रा और कुछ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्टर के केस में एक और चीज होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। These free electrons are loosely bound. They are loosely bound to their nuclei. Nuclei is the plural of nucleus. तो न्यूक्लियाई के साथ जो लूजली बाउंड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि कॉपर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, और इन तरह इन ऐसे मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लूजली बाउंड एंड दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिन पे फोर्स लगेगी तो वो कहीं पर भी मूव कर जाएंगे, दे कैन मूव एनीवेयर। तो वो इस तरह से यहाँ पर ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज डॉट्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ये इनकी नंबर डेंसिटी एवरेज होती है फॉर ए गिवन कंडक्टर। ये एक मैंने एवरेज वैल्यू ली है। तो कंडक्टर्स में इस रेंज में होते हैं, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बहुत ज़्यादा होते हैं ये। ठीक है, ओके। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है और वो फ्री हैं, लेकिन ये जो आयन कोर्स हैं दे आर फिक्स्ड एट देयर प्लेसेस, वो मूव नहीं कर सकती। लेकिन ये टेम्परेचर की वजह से ड्यू टू टेम्परेचर दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी एंड दे वाइब्रेट। जैसे एक आयन कोर है तो ये इस तरह से अपनी जगह पर 3D ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, दे कैन वाइब्रेट इन 3D डायरेक्शन। वो मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। और वो किस वजह से है, क्योंकि अगर हम रूम टेम्परेचर की भी बात करें तो रूम टेम्परेचर पर भी उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि कॉपर का एक सिंपल सा कंडक्टर है, आप इमेजिन कर लीजिए आपके सामने ऐसे कॉपर की वायर पड़ी है, उस वायर में प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लेंटी ऑफ ये आयन कोर्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं वहाँ पर, आयन कोर्स भी है, लेकिन करंट नहीं है उस टाइम क्योंकि अभी आपने बैटरी नहीं लगाई। तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास आयन कोर्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं और उनका कुछ एम्पलीट्यूड होता है, इस तरह से ये वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पर, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं और उनका कुछ एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशंस का। अब होता क्या है, जैसे ही हम इसको बैटरी लगाते हैं, एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है और दूसरी साइड पे नेगेटिव। तो लो पोटेंशियल, नेगेटिव इज लो पोटेंशियल, पॉजिटिव इज हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो इस वजह से उन पे फोर्स लगती है एंड दे स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल। जिधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो इस तरह जब वो अपना मोशन स्टार्ट करते हैं, वो इन पॉजिटिव आयन कोर्स के साथ ओकेजनली टकरा जाते हैं, कोलिजन्स होते हैं। तो कोलिजन का मतलब क्या है, उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करी, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने कुछ एनर्जी गेन करी, चलना शुरू हुआ, सामने ये आयन कोर आ गया, उससे टकरा के डेविएट कर गया अपने पाथ से। और यहाँ एक और पड़ा था आयन, उससे टकरा गया, इधर चला गया। यहाँ एक और था, उससे टकरा गया, इधर चला गया। तो ये आयन्स क्या कर रहे हैं, दे आर ऑफरिंग सम ऑपोजिशन। तो वो एक्चुअली इनके पाथ्स में, इनके फ्लो में एक रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो उस रुकावट के कारण जो पैरामीटर हमारे पास निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब अगर एक और चीज़ यहाँ पे बता दें, अब अगर हम ये देखें कि इन आयन कोर्स का टेम्परेचर, अगर हमने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने रूम टेम्परेचर से इसको हाई टेम्परेचर पे ले गए, इसको बर्न करना स्टार्ट कर दिया, नीचे से यहाँ बर्नर लगा दिया, तो ये हीट अप हो जाएगा। हीट अप होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि पहले ये वाला जो पॉजिटिव आयन था, ये यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा था स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ, ऐसे, लेकिन क्योंकि अभी टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो इसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो इस तरह से बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो नाउ दे आर मूविंग विद हायर एम्पलीट्यूड्स। तो हायर एम्पलीट्यूड से जब वो ऐसे मूव करेंगे इनसाइड द कंडक्टर, तो इनकी टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है
फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन्स के, उनके साथ टकराने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा टकरे होंगी अभी इस बार। तो जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी ज़्यादा रुकावट होगी, जितनी ज़्यादा रुकावट होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपने ये भी समझा कि रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे व्हेन वी विल स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपने समझा कि ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं, यहाँ पर कोलिजन्स मींस जो टक्करें हो रही हैं इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की, उनके कारण जो रेजिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस में आती है। इसके बारे में फर्दर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, जो आपको क्लास में अगर पूछी जाए तो आपने लिखनी है। और जो इसका एसआई यूनिट है, SI unit of resistance that is ohm, 1 ohm, ठीक है। now what is 1 ohm? R is equal to V by I। अगर यहाँ पर वोल्टेज 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पेयर हो तो जो रेजिस्टेंस होती है वो 1 ओम के बराबर होती है। तो hence the resistance of a conductor is said to be 1 ohm when 1 ampere current is set up in it, when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। ठीक है जी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। अगर ये आपको पूछी जाए तो आपने ऐसे करना है, और ये सिंबल है, ये जो है दिस इज सिंबल ऑफ ओम। ओके, अभी जो कंडक्टेंस है अगर उसके बारे में पूछ लिया जाए तो कंडक्टेंस इज कैपिटल जी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और इसका अगर ऐसे यूनिट पूछा जाए तो दैट इज ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स ये इसका सिंबल है, ओम इनवर्स इसको डिनोट किया जाता है। एंड एक और इसका नाम है विच इज मो, MHO को रिवर्स कर देते हैं और ये हमारे पास जो है यूनिट बन जाता है कंडक्टेंस का। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस एंड G इज इक्वल टू 1/R। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की हमारे पास दोनों की डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, अभी ये जो ओम्स लॉ है इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे ओम्स लॉ जो है इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो समटाइम्स ओम्स लॉ फेल्स। तो अभी हम कुछ कंडीशंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये फेल करता है। तो फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, कभी कभी ये फेल हो जाता है। ठीक है, कहाँ फेल होता है, कब फेल होगा? फेल तब होगा जब V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। मींस ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा तो मींस वहां पर ओम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तब भी बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ जो है वो फेल हो चुका है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो ये देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर एक बैटरी है, एक कंडक्टर है जो अभी हमने सर्किट बनाया था, और ये जो ब्लू वाले हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो ग्रीन बॉल्स नज़र आ रही हैं दे आर आयंस। ये जो आयन कोर्स होती हैं ये हमेशा होंगी किसी भी कंडक्टर के अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर होते हैं और जो अंदर वाला पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन का जो कोर होती है दैट इज कॉल्ड आयन कोर्स, और इसको कर्नल्स भी बोला जाता है, कर्नल्स। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर एंटर करते हैं तो वो टकराते हैं आयन कोर्स के साथ, एंड दैट इज एक्चुअली द ऑपोजिशन। यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इनसाइड द कंडक्टर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस। तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसका मतलब है कि ये कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये जो यहाँ पर आपको एंजल्स नजर आ रही हैं एक्चुअली दे आर द केमिकल रिएक्शंस। ये बैटरी के अंदर जो हमने केमिकल एनर्जी जो स्पेंड हो रही है वो ये काम कर रही है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेके जा रही है। और यहाँ पर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, देखिए द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज
इट फेल्स एट वेरी हाई वोल्टेजेस। क्यों? एट हाई वोल्टेजेस, as voltage increases current increases, ठीक है, and due to more number of collisions of electrons with ions, the temperature of conductor increases and hence the resistance is no longer a constant। ठीक है जी। तो क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है करंट सर्किट में डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाती है एंड करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। देखिए, तो इस चीज को ग्राफ में किस तरह से डिपिक्ट करेंगे। देखिए, अगर हम वी आई ग्राफ बनाएं तो क्या होना चाहिए कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये हमारे पास ओम्स लॉ की कर्व है, अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो ये ग्राफ बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इस ग्राफ में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने का मतलब है कि फॉर हाई वोल्टेजेस इस ग्राफ की जो स्लोप है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। स्लोप समझते हैं आप? तो स्लोप जो है दैट स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो देखिए, पहले तो स्ट्रेट लाइन ही बनता है वो, लेकिन हाई वोल्टेज पे जाके ये इस तरह से इधर बेंड होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो गया है, यहाँ पर स्लोप जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो रेजिस्टेंस इज नॉट ए कांस्टेंट और ये ग्राफ एक कर्व बन गया। तो अगर वी आई ग्राफ या आई वी ग्राफ दैट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज ए कर्व। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है तो वहां से कांस्टेंट रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन अगर ग्राफ ऐसे बेंड हो जाए तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। एक और चीज ध्यान देने वाली है, जितना ग्राफ वोल्टेज एक्सिस के पास होता है, देखिए दो ग्राफ हम बना देते हैं यहाँ पर, एक कंडक्टर ए के लिए बनाया, एक कंडक्टर बी के लिए बनाया। तो कंडक्टर ए जो है वो वोल्टेज एक्सिस के पास है। जो वोल्टेज एक्सिस के पास है मींस उसमें वोल्टेज जो है वो ज्यादा है एंड इट इज, इसकी स्लोप ज्यादा है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी हाई स्लोप है तो मींस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बी। इस चीज को समझिए। स्लोप क्या होती है? स्लोप इस एंगल थीटा से पता चलती है, थीटा 1 थीटा 2। तो जैसे थीटा 2 यहाँ पर बड़ा है ए के लिए, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी जो है वो ए की ज्यादा है और बी की कम है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर ओम्स लॉ जो है वो फेल हो जाता है, क्योंकि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता फॉर ए कंडक्टर। यहाँ फॉर ए कंडक्टर भी लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन है हमारे पास, एक और हमारे पास मटेरियल्स होते हैं विच आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स में द वी आई ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। किस तरह का होता है? सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच आर नॉट कंडक्टर एंड दे आर ऑल्सो नॉट इंसुलेटर्स। उनकी जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज इन बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में जो ग्राफ है उसकी इस तरह से कोई कर्व बन सकती है वी आई ग्राफ की, तो इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है। तीसरा हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं, पी एन जंक्शन डायोड। ये हम +2 क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में जाके, अभी के लिए जस्ट ये नाम ध्यान में रखना है, पी एन जंक्शन डायोड। और एलईडी तो आपने सुना होगा, एलईडी लाइट्स, एलईडी बल्ब्स, वो भी पी एन जंक्शन डायोड के बने होते हैं। तो इस तरह के डिवाइसेस में भी ओम्स लॉ फेल हो जाता है, तो इट फेल्स, है ना, फॉर पी एन जंक्शन डायोड और एलईडी द ओम्स लॉ फेल्स। इसका भी ग्राफ एक हम बना के देखते हैं कि इस केस में ग्राफ किस तरह से बनता है वी आई ग्राफ। तो अगर यहाँ पर वी आई ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से बनता है।
और अगर इसमें हम आई वी ग्राफ बनाएं, वी इधर रखें, आई यहाँ रखें, तो वो इस तरह से रिवर्स हो जाता है। तो इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा तो मीन्स वहाँ पर ओम्स लॉ जो है वो फेल हो गया। एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर आई है, यहाँ पर वी है, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, ठीक है। तो आपने बताना है किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, विच कंडक्टर हैज़ लार्जर रेजिस्टेंस। हाँ जी, तो स्लोप देखेंगे अभी इस ग्राफ में रिवर्स है। इस ग्राफ की जो स्लोप है दैट इज आई बाई वी, और वो स्लोप तो 1/r के बराबर है। मीन्स यहाँ पर स्लोप जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब किसकी स्लोप ज़्यादा है देखिए, ये b का एंगल है और ये a का एंगल है। तो इस केस में हमारे पास स्लोप ऑफ b इज लार्जर देन स्लोप ऑफ a। अब क्योंकि वो रेजिस्टेंस के इनवर्स के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ b इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ a। और यहाँ पर शॉर्टकट है सिंपल, कि जो ग्राफ वोल्टेज एक्सिस के ज़्यादा पास होगा, जो कर्व, जो स्ट्रेट लाइन वोल्टेज एक्सिस के ज़्यादा पास होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नियरर टू द वोल्टेज एक्सिस लार्जर इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होती, यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाता है। ओके, स्लोप को फाइंड करके हम वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमारे पास एक वी आई ग्राफ है अभी, ठीक है। अब इस वी आई ग्राफ की ये स्ट्रेट लाइन है एंड हेयर आर सम पैरामीटर्स 1 2 3 4, और यहाँ पर है हमारे पास 5 10 15 20। So this graph is given and the question is find the resistance of conductor। जिसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है वो रेजिस्टेंस फाइंड करें, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, हम स्लॉप निकालते हैं। स्लॉप कैसे निकालते हैं, कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं। एक हम यहाँ पे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ले लेंगे जिसके सामने यहाँ पे 10 है, और दूसरा पॉइंट हम 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ले लेते हैं, चाहे 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ले लें जिसके सामने यहाँ पर 15 है। तो ये थोड़ा सा ऐसे मैंने ड्रॉ किया है। तो 15 3 के सामने है और 10 जो है वो 2 के सामने है। दिस इज़ योर V2, दिस इज़ V1, दिस इज़ I2, दिस इज़ I1। तो रेजिस्टेंस जो है भाई वो है V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, दैट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज चेंज इन वाई एक्सिस, जो भी वाई के अलॉन्ग पैरामीटर है, अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ये आपने 9th क्लास में भी फाइंड करी हुई है। तो यहाँ पर V2 इज 15, दिस इज 10 एंड I2 इज 3, दिस इज 2, तो इट इज 5/1, इट इज 1, इट इज 5 ओम। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चलिए, नाउ दीज आर सम NCERT क्वेश्चंस। Let the resistance of electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the components decreases to half of its former value। तो potential difference को हमने V से V/2 कर दिया है और resistance को हमने constant रखा है। रेजिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। हाँ जी, जैसे कि आपको बताया कि भाई वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आपने वोल्टेज को हाफ कर दिया तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो आंसर इज द करंट विल चेंज टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। दिस इज आंसर। Second question, the potential difference between the terminals of electrical heater is 60 volt and it draws a current of 4 ampere from the source.
what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? तो बच्चे V by I से पहले हम R निकाल लेंगे, resistance of heater which is 60/4, it is 15 ohm. So this is the resistance of heater. Now you know the resistance which is 15 ohm और voltage आपको पता है 120 volt है जो given है क्वेश्चन में, और हमें निकालना है करंट। तो अगेन V is equal to IR and I is equal to V by R. तो V by R means 120 divided by 15, तो it will give you 8 amperes. तो 8 एम्पियर करंट जो है यहाँ पर आएगा अगर आप 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स? अभी फिर करंट हमें बताना है कि कितना करंट वो निकालेगा अगर वोल्टेज हो 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, तो सिंपल V इज इक्वल टू IR करेंगे। हाउ मच करंट विल द इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज 100 ओम? तो सेम क्वेश्चन है, दोनों बार हमें करंट ही फाइंड करना है और रेजिस्टेंस दी गई है, तो ये आपको ट्राई करिए, NCERT क्वेश्चन है। चलिए फिनिश करने से पहले जो भी हमने सीखा है उसको देखते हैं किस तरह से ओम्स लॉ काम करता है। तो ये आपके सामने एक सिमुलेशन है सिंपल सी, जिसमें आप देखिए मैं वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहा हूँ और उससे क्या हो रहा है, वोल्टेज को डिक्रीज करने से करंट डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इस तरह से करंट में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगी। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम रेजिस्टेंस को खुद वेरी करते हैं, और वहाँ पर जो रेजिस्टेंस वेरी होती है दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसका दूसरा नाम है रेहोस्टेट, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी सुना था। तो अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी करें तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस के बढ़ने से, देखिए वोल्टेज कांस्टेंट है, अभी करंट कांस्टेंट है, मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ, देखिए क्या होने वाला है, करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि हम वोल्टेज वेरी नहीं कर रहे, ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो एक चीज़ को अगर आप मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना I और R की, R को अगर आप बढ़ाएंगे उतना I को छोटा होना पड़ेगा, सच दैट कि दोनों को मल्टीप्लाई करके V उतना ही आ जाए। देखिए R को बढ़ाने से करंट डिक्रीज हो जाता है और R को कम करने से करंट बढ़ जाता है। और इस कंडक्टर को देखिए, R को बढ़ाने से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो कर्नल्स हैं, जो आयंस थे, वो एक्चुअली यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं और कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, और इसलिए करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो विद दिस लास्ट सिमुलेशन लेट अस एंड दिस लेक्चर। इसको ध्यान से सुनिए, चाहे आप इसको 2 बार में सुनिए, थोड़ा लेंथी लेक्चर है, लेकिन अभी ये ओम्स लॉ कंप्लीट होता है जब हम ये सारा कुछ इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।